नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुई थी। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इस सफर में उसका सामना हुआ एक चुड़ैल से, जो ट्रक वालों को गुमराह कर उनसे अपनी मौत का बदला लेती है। आखिर कैसे उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और किसकी वजह से वह इस भयानक रास्ते से जिंदा लौट पाया, ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी आप बीती। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर रणजीत शर्मा ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी रणजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रणजीत है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला हूं। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 20 साल का था, तभी से मैं मामा जी का ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह तब की है जब मैं 30 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैंने अपने जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसीलिए मुझे लॉकडाउन में भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्रक में चेन्नई से सामान लोड किया और मुझे यह सामान मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 5 बजे तक मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे यह सामान अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं काफी अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना सांस लेना जरूरी होता है, लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पर पुलिस वालों ने बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में देर नहीं लगती। यही सोचकर मैंने जब ट्रक स्टार्ट किया था, उसी वक्त मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों तरफ अंधेरा पसर चुका था और सड़क पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह कल शाम से पहले यानी जल्दी मुंबई पहुंच जाऊं तो मुझे थोड़ा ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने एक फैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता दिखेगा तो मैं उस शॉर्टकट को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद न जाने क्यों मुझे नींद की झपकियां आने लगीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि यह तो लॉकडाउन का टाइम है और इस वक्त मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलेगी जहां बैठकर मैं चाय पी सकूं। फिर मैंने अपने आप से मन में ही कहा, क्या यार रणजीत, तू भी कितना भोला है। भला लॉकडाउन के टाइम पर तुझे कहां चाय की दुकान मिलेगी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वह एक चाय की टपरी है और उस पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे उत्तर भारत में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहा जाता है। तभी मैंने ट्रक को उस बुजुर्ग आदमी के पास ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा, चाय मिलेगी क्या? तो उसने मुझसे कहा, सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगीं, पर फिर भी मुझे चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने उस आदमी से एक चाय बनाने को कहा। चाय का ऑर्डर देने के बाद मैंने अपने ट्रक से पानी की बोतल निकाली और मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उस चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा, साहब
यह चाय भैंस के दूध की नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं, तो मैं उन्हीं बकरियों का दूध निकाल कर लाता हूं और उसी की चाय बनाकर बेचता हूं। उसने आगे कहा, शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय नहीं पी होगी, इसीलिए इसका स्वाद आपको अजीब लग रहा है। तब मैंने उससे पूछा, लॉकडाउन के टाइम पर तुमने दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह कुछ नहीं कहती? इस पर उस आदमी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी और वह मुस्कुराते हुए मुझे घूर भी रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि यह बुढ़ा थोड़ा सटिया गया है। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया। मुझे यह बहुत अजीब लगा क्योंकि मेरा ट्रक नया नया ही था और वह ऐसे ही अपने आप कभी बंद नहीं होता था जब तक कि मैं उसे चाबी से बंद न करूं। तभी मैंने सोचा कि शायद ट्रक सर्विस मोड पर आ गया है, इसीलिए अपने आप बंद हो गया होगा। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर से चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने अपने जीवन में पहले भी कई बार बकरी के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका स्वाद ऐसा अजीब नहीं था जैसा कि आज इस बुजुर्ग आदमी की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नजर उस टपरी के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा कि शायद यह कोई शॉर्टकट रास्ता है। मैंने उस आदमी से पूछा, यह रास्ता कहां जाता है? उस आदमी ने फिर से अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जहां जाना चाहते हो यह रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। तब मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कहां जाना है और यह रास्ता मुझे वहीं पहुंचा देगा? इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे किए बैठा रहा। तब मैंने उससे फिर पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी? उसने मुंह नीचे किए हुए ही जवाब दिया, 100 किलोमीटर की दूरी। मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वह अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से देखा तो उसका एक हाथ बहुत तेजी से कांप रहा था। यह देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो यहां से। चूंकि मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मुझे तो वह पहले से ही थोड़ा सठिया गया लगा था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उसी शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था। मन भी बार बार उसी रास्ते से जाने को कह रहा था। आखिरकार मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ही मुंबई की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं, लेकिन अब मैं उस जगह से काफी आगे आ चुका था, इसलिए वापस जाना ठीक नहीं लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने मुझसे चाय के पैसे भी नहीं मांगे। मैं इन बातों को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे इस रास्ते पर एक अजीब बात महसूस हुई। जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वे हरे भरे थे, लेकिन इस शॉर्टकट रास्ते के अगल बगल में जो पेड़ पौधे थे वे बिल्कुल सूखे हुए थे और उन पर कोई भी हरी पत्ती नहीं थी। तब मैंने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले जिस हाईवे के दोनों तरफ हरियाली थी, उससे इतनी थोड़ी सी दूरी पर यह सब कैसे सूखा हो सकता है? लेकिन मुझे तो जल्दी से मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। अब जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे। लगभग हर 1-2 किलोमीटर पर एक स्पीड ब्रेकर आ ही रहा था। ऐसे में मैंने सोचा, इस रफ्तार से तो शायद मैं समय पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा।
लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि इस रास्ते पर मैं काफी आगे आ चुका था। इसलिए मैंने आगे चलते रहना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे ट्रक को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ रही हो। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब ट्रक के पीछे बहुत भारी सामान लदा हो, लेकिन आज तो ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतनी पावर खींचता। फिर भी ट्रक इतनी ज्यादा पावर क्यों ले रहा था, जैसे उसके पीछे कोई बहुत भारी सामान लदा हुआ हो। बार बार मुझे यह एहसास हो रहा था कि ट्रक को चलाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ट्रक रोककर इसे चेक कर लूं। लेकिन ट्रक रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा रोकने का मन नहीं कर रहा था। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था और देखने में भी वीरान और अजीब लग रहा था। वैसे तो मुझे इतना जल्दी डर नहीं लगता, लेकिन आखिरकार मैं भी इंसान ही हूं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह मिल जाए या कोई इंसान दिख जाए तो मैं ट्रक रोककर इसे चेक कर लूं। साथ ही उससे यह भी पूछ लूं कि यह रास्ता इतना वीरान और सूखा क्यों है और यह मुझे मुंबई तक कब तक पहुंचा देगा। बस मेरे ऐसा सोचते ही मुझे आगे रास्ते पर एक औरत दिखाई दी जो सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर चल रही थी। उसे देखकर मैंने सोचा, इतनी रात को यह औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहां जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे। यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को उसके पास ले जाकर रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वह औरत काफी जवान और खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा था। मेरे ट्रक को उसके पास रुकते देख वह औरत भी वहीं रुक गई। तभी मैंने उससे पूछा, यह रास्ता कितना लंबा और है? लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैंने नीचे उतरकर ही उससे बात करना ठीक समझा। अब मैंने ट्रक को चालू छोड़कर केबिन से नीचे उतरने का फैसला किया और उस औरत के पास गया। लेकिन जैसे ही मैं उतरकर उसकी तरफ आगे बढ़ा, उसने लकड़ियों के गट्ठर से दांतली निकाली और मेरी तरफ लहरा दी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तुरंत मैंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूं। मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए ही नीचे उतरा हूं, आप मुझे गलत मत समझें। इस पर वह औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई दांतली को नीचे कर लिया। दरअसल दांतली हमारे राजस्थान में एक प्रकार का औजार है जिसका इस्तेमाल लकड़ी या अन्य चीजों को काटने के लिए किया जाता है। अभी मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपना घूंघट ऊपर करते ही मैं तो मंदमुग्ध हो गया, क्योंकि वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे स्तब्ध कर दिया। लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे पूछा, क्या यह रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या फिर ऐसे ही उबड़ खाबड़ रहेगा? तभी उस औरत ने कहा, नहीं, यह ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है, आगे जाकर रास्ता अच्छा है। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह जितनी खूबसूरत थी उसकी आवाज उतनी ही बदसूरत थी। या यूं कहें, उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल मर्दों जैसी थी। जब वह बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी औरत से नहीं बल्कि किसी मर्द से बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को कहां जा रही हो, और वह भी इन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर? इस पर उस औरत ने कहा, लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, तो दिन के समय बाहर जाकर लकड़ियां नहीं ला सकते, इसलिए मैं रात के समय ही लकड़ियां लेकर आती हूं, क्योंकि हमारे घर में लकड़ियों से ही खाना बनता है। मैंने सोचा, हो सकता है यह औरत सच बोल रही हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का माहौल ही ऐसा था। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हेडलाइट की रोशनी में वह औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरा होते ही वह उतनी ही बदसूरत और बूढ़ी नजर आने लगी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे।
ये मंजर देखकर मैं थर-थर कांपने लगा और पसीने से भीग गया। मेरी ये हालत देखकर वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब जैसे जैसे वह मुस्कुरा रही थी वैसे वैसे उसके होठों से खून टपकने लगा। ये सब देखकर मैं तो पत्थर की तरह जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे पैरों को किसी ने फेविक्विक से वहीं चिपका दिया हो। मेरे और उस औरत के बीच में सिर्फ 2 कदमों का फासला था। अब वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार दोगुनी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अब हार्ट अटैक आ जाएगा। वह औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूर रही थी और उसके अंदर से घर्र घर्र की आवाजें आ रही थीं। साथ ही उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थीं, जैसे उसने अभी अभी किसी का खून पिया हो। उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उस बुढ़े जैसी थी जिसने मुझे शाम के वक्त टपरी पर चाय पिलाई थी और इस शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया था। वह औरत उसी बुढ़े की तरह मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं वहां से भागने ही वाला था, तभी उस औरत ने सिर पर रखा गट्ठर फेंक दिया। जब मैंने उस गट्ठर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, बल्कि वह इंसान की हड्डियों का गट्ठर था, जिसमें कई इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर तो मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया और ऐसा लगा जैसे डर के साथ आसमान पर पहुंच गया हूं। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मैं बहुत गलत रास्ते पर आ गया हूं और बुरी तरह फंस चुका हूं। मेरे मन में ख्याल आया कि यह औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस गट्ठर को देखकर मुझे लगा शायद इन लोगों को भी इस औरत ने ही मारा होगा और यह उन्हीं के कंकाल हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि आज के बाद इन कंकालों में एक कंकाल मेरा भी शामिल हो जाएगा। वह औरत मुस्कुराते मुस्कुराते अब हंसने भी लगी थी। अभी यह सब चल ही रहा था कि अचानक अंधेरे में से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मुझे अपनी जान बचने की थोड़ी उम्मीद नजर आई। मैंने सोचा यह आदमी यहां आकर मुझे इस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगा, लेकिन जैसे ही वह आदमी करीब आया उसे देखकर मेरी बचने की उम्मीद बुरी तरह टूट गई। अब मेरी मौत की संभावना ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यह वही बुढ़ा आदमी था जिसने मुझे टपरी पर चाय पिलाई थी। वह बुढ़ा मेरे नजदीक आकर बोला, क्यों ड्राइवर बाबू, बिना पैसे दिए ही चले आए? चाय के पैसे कौन देगा? मैं उन दोनों से कहना चाहता था, तुम्हारे चाय के पैसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन मेरे हलक से आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर जोर से एक लात मारी और मैं पीठ के बल सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। अभी मैं उठकर वहां से भागने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक वह चुड़ैल औरत उछलकर मेरे सीने पर आ बैठी। उसने दांतली अपने हाथ में ले रखी थी और अब वह मुझे मारने के लिए उसे उठाने ही वाली थी। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और जैसे ही फोन की घंटी बजी, वह औरत अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने दोनों कानों को दबाने लगी, जैसे कि उसे मेरे फोन की आवाज से बहुत तकलीफ हो रही हो। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे फोन की घंटी में हनुमान चालीसा लगी हुई थी। हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर वह चुड़ैल मुझ पर वार नहीं कर पा रही थी। तभी मुझे समझ में आया कि अगर मैंने फोन उठाकर घंटी बंद कर दी तो वह चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाएगी, इसलिए मैंने फोन ना उठाना ही ठीक समझा। लेकिन कुछ देर बाद फोन कट गया और घंटी बजना बंद हो गई। घंटी बंद होते ही वह चुड़ैल फिर से मुझ पर वार करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी एक बार फिर से फोन बज उठा और हनुमान चालीसा की आवाज फिर से गूंजने लगी। इस बार अचानक मेरा ट्रक अपने आप चालू हो गया और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी जल उठी। रोशनी होते ही वह चुड़ैल और वह बुढ़ा अचानक से वहां से गायब हो गए। लेकिन मेरे फोन में अब भी हनुमान चालीसा की आवाज बज रही थी। कोई तो था जो बार बार मेरे फोन पर कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा लगातार बज रही थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि अगर मुझे चुड़ैल और बुढ़े के चंगुल से बचना है तो हनुमान चालीसा ही मेरा एकमात्र सहारा है, जो मुझे यहां से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। मैंने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर खुद को उठाया और ट्रक के केबिन में चढ़ गया।
फिर मैंने म्यूजिक सिस्टम में फुल आवाज में हनुमान चालीसा चला दी और ट्रक को फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लिया। अब मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था, लेकिन तभी हनुमान चालीसा की आवाज के साथ ही मुझे पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, जैसे किसी का कुछ छूट गया हो। लेकिन मैंने उन आवाजों को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने ट्रक चलाने पर ध्यान दिया। ट्रक चलाते वक्त मैंने सोचा, आज किसका फोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। मैं देखना चाहता था कि किसकी वजह से मैं आज मौत के मुंह से बच गया। इसलिए मैंने अपना मोबाइल निकाला और देखना चाहा कि किसका फोन आया था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद वह चुड़ैल और बुढ़ा आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने सोचा, अभी तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ ट्रक चलाने पर होना चाहिए। मैंने तय किया कि जब मुंबई में एंटर करूंगा और कोई रिहायशी इलाका आ जाएगा, तभी ट्रक को रोककर फोन चेक करूंगा। जब मैं मुंबई के रिहायशी इलाके में एंटर हो गया और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तब मैंने सड़क के किनारे ट्रक रोका और अपना फोन निकाला। जब मैंने फोन चेक किया तो पाया कि वह फोन मेरी पत्नी का था। तब मैंने सोचा, उसे भी चिंता हो रही होगी कि मैंने इतनी बार फोन करने के बावजूद फोन क्यों नहीं उठाया। इसलिए मैंने वापस अपनी पत्नी को कॉल बैक किया। जब मैंने अपनी पत्नी को वापस कॉल किया तो उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी ने कहा, आपकी बेटी बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे अभी पापा से बात कराओ। इसीलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी, पर आप फोन उठा ही नहीं रहे थे। दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि कुछ साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और मेरी 1 साल की बेटी है। तब मैंने सोचा, आज मेरी बेटी की वजह से ही मेरी जान बची है। अगर मेरी बेटी मुझसे बात करने की जिद न करती और फोन न करती तो आज मैं मर ही चुका होता। इसलिए आपसे विनती है कि बेटियों को कभी बोझ न समझें, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। उस दिन के बाद से अब जब भी मैं माल की डिलीवरी करने के लिए ट्रक लेकर कहीं बाहर जाता हूं और अगर मेरी बेटी का फोन आता है तो मैं काम छोड़कर पहले अपनी बेटी से बात करता हूं। आखिरकार यह जीवन दान मुझे मेरी बेटी की वजह से ही मिला है। उस दिन के बाद से मैंने शॉर्टकट रास्ते अपनाना छोड़ दिया है। लेकिन जब मैंने उस शॉर्टकट रास्ते और चाय वाली टपरी की बात अपने साथ वाले ड्राइवरों को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले वह बाप और बेटी मिलकर उस चाय की टपरी को चलाया करते थे। लेकिन एक दिन शायद कोई ट्रक वाला शराब पीकर ट्रक चला रहा था और उसने उनकी टपरी को टक्कर मार दी। उस टक्कर में वह बाप और बेटी भी मारे गए थे। तभी से वह बाप और बेटी ट्रक वालों को रोकते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं और शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए गुमराह करते हैं। वे ट्रक वालों से अपनी मौत का बदला लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल चलता हूं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।